हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग चैप्टर 9 कर रहे हैं। चैप्टर 9 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि 378 है टोटल। तो इसके अंदर से हम लोग लास्ट वीडियो तक 230 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आगे। अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस चैप्टर के सारे प्रीवियस पार्ट और इससे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक के सारे पार्ट के लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? वित्त मंत्रालय सचिव का, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, वित्त मंत्री का, या इनमें से किसी का नहीं? तो यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ते हैं जस्ट ऊपर वाला जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था उसके अंदर लिखा हुआ था कि 1 रुपए के नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो यहीं से हमें आंसर मिल गया। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 232। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? हम लोगों ने ऑलरेडी मौद्रिक नीति के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। साथ साथ राजकोषीय नीति के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक और गुणात्मक उपायों के बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, आय और परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, या फिर विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, इनमें से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से ये जो है ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, ये बजट का उद्देश्य है। ये देश में जो बजट बनता है ना ये उसका उद्देश्य है, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण यानी इक्विलिब्रियम लाना, ठीक है, आय और परिसंपत्तियों में। तो ये बजट का उद्देश्य है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट याद करने वाले होते हैं कि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कौन से साल में आया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1882। ये आया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये 1882 में आया था। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसीलिए बता रहा हूं कि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 दिसंबर 1881 को पारित हुआ था, परंतु यह 1 मार्च 1882 को प्रभावी हुआ था। हमसे यही पूछा कि प्रभावकारी कब हुआ था। हाल ही में इस अधिनियम में विनिमय साध्य विलेख संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधन किया गया। इसे 2 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है कब आया? 1882 में। कब पारित हुआ? 1881 में। संशोधन कब हुआ? 2018 में। तो ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 234। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने खुले बाजार की प्रक्रिया वाला पॉइंट पढ़ा है तो उसके अंदर आपको सीधा सीधा पता है कि भारत में ट्रेजरी बिल जो है वो बेचे जाते हैं शॉर्ट टर्म लोन के लिए, अल्पकालीन उसके लिए बेचे जाते हैं। तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। 2009 का क्वेश्चन है। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम 1917 में जारी किए गए थे। ये आरबीआई द्वारा नीलामी बोली के माध्यम से बेचे जाते हैं। सामान्यतः इनका मूल्य वर्ग 25,000 या उनके गुणकों में होता है, यानी 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। इनके जारी करने का मुख्य उद्देश्य सरकार के अतिरिक्त खर्चों के लिए फंड जुटाना, यानी बेसिकली पैसा, सरकार के पास पैसा लेकर के आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 235। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होगा? तो आप लोगों को याद ही है कि मैंने बार बार बोला है कि कोई भी रिजर्व रेशियो अगर इसमें वृद्धि होगी तो लिक्विडिटी यानी कि तरलता जो है मार्केट में उसमें कमी आएगी। अगर तरलता में कमी आएगी तो बाकी देखते हैं हम लोगों को क्या क्या बोला हुआ है। सरकार के ऋणों में कमी आती है, अर्थव्यवस्था की मौद्रिक तरलता में कमी आती है, तो सीधा सीधा पॉइंट ही हो गया। देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी का निवेश होता है, नहीं। और वांछित क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह बढ़ता है, नहीं। जो तरलता कम हो जाएगी तो ऋण का प्रवाह बढ़ ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। क्लियर? बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत नकद कोष अनुपात यानी सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना पड़ता है। सारे जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास रखते हैं। इनके पास जो टोटल कैश है उस कैश का एक परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज को हम लोग सीआरआर कहते हैं, जो कि कॉमर्शियल बैंक किसके पास जमा करवाती है? आरबीआई के पास। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से बैंकों की साख सृजन की क्षमता कम होती है तथा अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 236, बैंक दर का आशय। बैंक दर से आप क्या समझते हैं? साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जो होता है ना, ये बेसिकली बैंक दर जो हम लोगों ने बार बार किया था कि ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए होता है। ठीक है, रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है और लॉन्ग टर्म लोन के लिए बैंक दर होती है। इसमें आरबीआई जो है वो लोन प्रोवाइड करवाता है कॉमर्शियल बैंक्स को, तो ऐसा तो कोई इसमें से दे ही नहीं रखा। इसमें तो बोला हुआ है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, नहीं तो ये भी तो ये इसका आंसर है बिल्कुल, है ना, ये इसका आंसर तो है ना। हमने यही कहा कि आरबीआई लेती है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन उधार देता है। इस दर के द्वारा रिजर्व बैंक साख की उपलब्धता और साख की लागत को प्रभावित करता है। क्लियर? ये भी मात्रात्मक उपायों में से है ना। 237, एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए होगा ये, गांधीनगर में, मुंबई में, अहमदाबाद में या बंगलुरु में। तो 2015 में किया गया था इसको गांधीनगर में। ठीक है, 1 मार्च 2015 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना गांधीनगर गुजरात में की गई थी। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज के एरिया का पार्ट है गांधीनगर, और उसके अंदर गुजरात में 1 मार्च 2015 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को खोला गया है। था कह लो, है कह लो। चलते करते हैं क्वेश्चन नंबर 238, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? यानी भारत में आईएफसीआई कौन से रूप में कार्य करता है? ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई, एक व्यापारिक बैंक के रूप में, एक विकास बैंक के रूप में, एक औद्योगिक बैंक के रूप में, या उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। तो ये काम करता है एक विकास बैंक के रूप में। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2012 का क्वेश्चन है, जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत का औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई एक सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। एक विकास बैंक के रूप में यह कार्य करती है। आईएफसीआई की स्थापना 1 जुलाई 1948 को आईएफसीआई अधिनियम 1948 के अंतर्गत हुई थी। यह भारत का प्रथम विकास वित्तीय संस्थान था जो अविस्थापना और उद्योग के विकास के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। इसका नाम अक्टूबर 1999 से आईएफसीआई लिमिटेड किया गया, यानी पहले तो ये आईएफसीआई था, अब ये एलटीडी भी लग गया इसके साथ, आईएफसीआई लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 239, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। यानी कि अगर मैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करता हूँ, फाइनेंशियल फंड की बात करता हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन फंड की, तो उसकी सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि आईएफसीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें से बोला है कि इनमें से कौन सा भारत में सबसे ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए सबसे बड़ी संस्था है। तो सबसे बड़ी संस्था है वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था। यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2000 में इसका रूपांतरण बैंक के रूप में हो गया।
आईडीबीआई अन्य विकास बैंकों की तरह उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण तथा अन्य विकासात्मक सेवाएं प्रदान करता है। यह शीर्ष बैंकों के रूप में अन्य विकास बैंकों की क्रियाएं समन्वयित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनर्वितरण करता है, यानी रिफाइनेंस भी करता है। हालांकि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि आईएफसीआई, ठीक है, भी औद्योगिक क्षेत्र हेतु एक बड़ी संस्था है, लेकिन वर्तमान में आईडीबीआई जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी है। क्लियर। देन आता है एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन, 1995 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, ठीक है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम, ठीक, भारत का औद्योगिक ऋणादान और निवेश निगम, ओके, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक, और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ओके ओके। इसमें यह बोला है कि जिसकी स्थापना जब हुई उसके ऊपर आप बताएं। तो आईएफसीआई जो है इसकी स्थापना तो 1948 में हुई थी, ये हमने अभी पढ़ा। ये जो है आईडीबीआई ये हुई थी कहते हैं 1964 में, ठीक है, क्लियर। 1964 में हुई थी, ओके। यूटीआई जो है ये भी 1964 में हुई थी, ठीक है, और ये 1955 में हुई थी, इसका मुझे याद है। ये कहते हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई। अरे हिंदी में नाम ही टफ होते हैं, वैसे याद रहता है, आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, ठीक है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रॉब्लम अब इन दोनों की आती है कि इन दोनों में से कौन सा कब आएगा। तो यूटीआई जो है ये फेब में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसकी स्थापना जुलाई में हुई थी। तो अगर मैं करेक्ट ऑर्डर की बात करूं तो पहला पहले आना चाहिए, दूसरा दूसरे नंबर पे आना चाहिए ईयर वाइज, तीसरे नंबर पर फरवरी और जुलाई की वजह से चौथा आना चाहिए, और लास्ट में तीसरा आना चाहिए, यानी 1 2 4 3, है ना। तो ये कौन सा है, 1 2 4 3 पहला ही है, तो पहले को ही कर लेते हैं। भारतीय औद्योगिक निगम लिमिटेड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई की स्थापना 1948 में। औद्योगिक भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, 1955। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जुलाई 1964। एवं भारतीय यूनियन ट्रस्ट यानी कि यूएनआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, ये जो है इसकी स्थापना फरवरी 1964। तो इस हिसाब से आपको बताई दिया 1 2 4 और 3, जुलाई और फरवरी की वजह से। याद रखना आप लोग भी कि आईडीबीआई और यूटीआई दोनों की स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है। देन 241 क्वेश्चन है, भारत में की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इन्होंने तो लिखी दिया आईएफसीआई, ठीक है। भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम, देखो यहां पर पहले बोला था ना, वो कहते हैं इसको, वो बोला था ना ऋण बोला था, औद्योगिक ऋण, आईसीआईसीआई, हिंदी में इसीलिए टफ है, इंग्लिश में फिक्स है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्रेडिट सेकंड इन्वेस्टमेंट, फिक्स है। ये लोग नाम चेंज करते रहते हैं। भारतीय विकास बैंक, आईडीबीआई और नाबार्ड, NABARD। तो इसमें बोला हुआ है कि इसकी स्थापना कौन सी किसकी हुई थी। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि आईएफसीआई 1948, आईसीआईसीआई 1955, ये हुआ था 1964, और ये जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से बात करूं तो जिस ऑर्डर में दे रखा है वो करेक्ट ही दे रखा है, ये 48, ये 55, ये 64, ये 82 सही दे रखा है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 पहला करेक्ट आंसर है। तो आईएफसीआई की स्थापना 1948, आईसीआई की स्थापना जनवरी 1955, आईडीबीआई जुलाई 1964, क्योंकि यूटीआई जो है वो फरवरी 1964 में, और नाबार्ड जुलाई 1982। क्लियर। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। 264, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, कर लेते हैं, और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, कर लेते हैं। ओके, आईसीआईसीआई ये तो अभी पढ़ा था,
आईसीआईसीआई ये तो फोर्थ के साथ होगा 1955। आईडीबीआई अभी पढ़ा है 1964, ये तो यही है, फर्स्ट होगा ये। आईएफसीआई 1948 सेकेंड है ये। और सिडबी तो एक ही बच गया 1993, तो यानी कि 4123, 4123, ए का फोर, ए का फोर, एक ही में तो डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, डी करेक्ट आंसर भी है। आईसीआईसीआई 1955, आईडीबीआई 1964, आईएफसीआई 1948, सिडबी 1990। मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि मैं भी ना ये पहले से पढ़ करके नहीं रखता हूँ, अभी जब आप लोगों के सामने पढ़ रहा होता तो हैंड टू हैंड ही पढ़ रहा होता, ताकि मैं भी आपको एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस दे सकूं, रटा रटाया ज्ञान ना दे सकूं। ये नहीं कि अरे मेरे को तो पहले से आंसर रटे हुए, फिर उससे फायदा क्या। इसीलिए मेरे को भी कभी कभार ह्यूमन एरर की वजह से कभी कभार मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि मैं एट अ टाइम यही पढ़ता हूँ। ठीक है, और मैंने जैसे कि पहले भी बोला है कि अगर ये पीडीएफ आपको खुद से चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना अभी पढ़ा है 1990। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, मैंने गलत नहीं किया। नाबार्ड तो 1982 है ना, ये तो सिडबी है 1990, सिडबी है 1990 ना, नाबार्ड तो 1982 है। स्वयं सहायता ग्रुप जो है ये 1992 के करीब हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 की है, और क्षेत्रीय ग्रामीण रीजनल रूरल बैंक्स जो है इनकी तो स्थापना वैसे भी 1975 की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसके हिसाब से बोलूं तो आई थिंक सबसे पुराना तो यही है, सबसे पहले तो फोर्थ आना चाहिए, फिर सबसे पहले फोर्थ आना चाहिए, फोर्थ तीन में है सबसे पहले, चलो ये ऑप्शन कट गया। फिर उसके बाद है हमारे पास 1975 के बाद 1982, 1982 यानी 4 के बाद 1 आना चाहिए, 4 के बाद 1, इसमें ए करेक्ट आंसर बात करता हूँ। ठीक है, तो आपको इसीलिए चारों याद होने चाहिए ताकि ज्यादा पढ़ना ना पड़े। तो दे भी रखा है नाबार्ड 1982, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975। तो इसी वजह से क्या होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 244, स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए। ठीक है, मिला लेंगे, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से भरिए। ठीक, 1975 आईएफसीआई थोड़ी ना होगा, आईसीआईसीआई होगा ना, आईसीआईसीआई, हाँ, ऋण मिल गया, ये रहा। 1964, 1964 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, क्लियर। 1982, 1982 इंडियन एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और 1987 होता है तो फिर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वाला जो है। ठीक है, तो ये होगा हमारा, ये कहां पर करेक्ट है, करेक्ट है ये सी में, सी में करेक्ट है। ठीक है, तो सी होगा हमारा। ठीक है, भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अनुसार 1982 में किस में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको एक्सिम बैंक भी कहते हैं, देश की एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई का गठन भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम 1964 के तहत हुआ था, एक वित्तीय संस्था के रूप में। यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में निजी क्षेत्र के उद्योगों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी, और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। क्लियर, तो जो आपको मैंने ऊपर मैच भी करके दिखा दिया है। 1945 कह रहा हूँ, इतने सारे ईयर हो गए ना। 245, निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सी है, यानी कौन सी है जिससे लेन देन किया जाता है। तो इन दोनों में से सेबी जो है वो तो सेल परचेज के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी है, सिडबी डेवलपमेंट बैंक है, नाबार्ड भी बैंक है। सेल, स्टील अथॉरिटी
इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही एक ऐसी है जो विपणन की संस्था है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक विपणन संस्था है, जबकि सेबी पूंजी बाजार, सिडबी सूक्ष्म वित्त और नाबार्ड कृषि शाख अपने क्षेत्र की विशेष शीर्ष संस्थाएं हैं। सेबी की स्थापना 1988, सिडबी की स्थापना 1990 और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है। देन इसमें पूछा है 246 में, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्थान नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, सिडबी, नाबार्ड और राज्य सहकारी बैंक यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसमें भी बोला है कौन सा एक शीर्ष संस्था नहीं है, तो इनमें से सिर्फ एसबीआई है जो एक शीर्ष संस्था नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को भी शीर्ष संस्था है। क्लियर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शीर्ष संस्था नहीं, एसबीआई नहीं। भारतीय स्टेट बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, अतः यह एक शीर्ष संस्था नहीं है, जबकि अन्य तीनों ही विकल्प जैसे राज्य सहकारी बैंक, सिडबी और नाबार्ड अपने क्षेत्र की विशेष संस्थाएं, शीर्ष संस्थाएं। ठीक है। 247, स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके। यूटीआई 1964, फैब, आईडीबीआई 1964 जुलाई, सेबी, सेबी हमने अभी पढ़ा था 1988, 1988, एलआईसी, एलआईसी की स्थापना वैसे 1956 में हुई थी, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस का है इसके साथ। जरा पढ़ते हैं इसके आंसर को, क्योंकि इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए अगर बढ़ते हुए क्रम के अनुसार करें, तो सबसे पहले आएगा एलआईसी, फिर आएगा यूटीआई, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 3, 1423, और 1423 मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है। जरा पढ़ लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। यूनियन बैंक की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के एक विनियोजन संस्था, इसकी स्थापना 1963 के संसद अधिनियम के तहत फरवरी 1964 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी, यह एक वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। और इसकी सेबी की स्थापना यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। तो इसका प्रमुख कार्य स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज की प्रतिभूति का नियमन करना, यानी डेट वाइज मैंने सही लिखा है, आंसर करेक्ट होना चाहिए 1423, पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं और इसी वजह से इनमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ही पूछा हुआ है कि एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, तो हमने अभी पढ़ा है कि 1956 में हुई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। 249, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? आईआरडीए की स्थापना कब की गई? ठीक है। कहते हैं ये है ना, बीमा नियामक, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हाँ, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा वाला मैं भूल रहा हूँ पर वही है। तो इसकी स्थापना अप्रैल 2000 में की गई थी। ठीक है। आईआरडीए, आईआरडीए की स्थापना जो है वो की गई थी 2000 में, अप्रैल 2000 में। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट जो कि 7 जनवरी 1964 की प्रमुख सिफारिश के अनुसार आईआरडीए अधिनियम 1999 पारित किया गया, 1964 में सिफारिश दी थी, 1999 में पारित किया गया। रिपोर्ट बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की गई और अप्रैल 2000 में आईआरडीए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एक संविधिक निकाय के रूप में सामने आई। ठीक है। आईआरडीए का लक्ष्य बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना है, बीमा उद्योगों का क्रमबद्ध विनियमन भी है, संवर्धन तथा संबंधित एवं आकस्मिक मामलों की पर कार्य करना भी इसका काम है। 250, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया आईआरडीए, आईआरडीए, मुझे इसका रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तो पता है, इसका नहीं पता, आई का जरा देख लेते हैं। सेबी को
भारतीय रिजर्व बैंक को ना, ये दोनों तो ऐसे ही नहीं है। इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण, ऐसा ही नहीं लगा कुछ, बीमा इंश्योरेंस, हाँ तो यही है, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही होगा, सी होगा। ठीक है, डन। 251 शगुन का टाइम आ गया भाई, 251, कितने सारे शगुन वाले नंबर किए हमने। इल्डा आईआरडीए नियमन करती है, बैंकिंग कंपनियों का बिल्कुल नहीं, बीमा कंपनियों का बिल्कुल सही, फुटकर व्यापार का बिल्कुल नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता क्योंकि बीमा कंपनियों का तो करती है। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है, एक्चुअरीज शब्द का मतलब किससे होता है, तो एक्चुअरीज का जो बेसिक मतलब है ना वो बीमा से होता है। होता क्या, जरा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, 2008 का क्वेश्चन है। एक्चुअरीज बीमा शब्द से संबंधित है। एक्चुअरीज का संबंध भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के आकलन से है, कि अगर ऐसा हो तो लगभग लगभग कितना हमारा आकलन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 253, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है। सहयोग निधियों का नियमन करती है यानी बेसिकली ये प्रतिभूतियों वाला ही हो गया ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। हाँ, राष्ट्रीय एक्सचेंज नहीं, ये नहीं होगा, भारतीय रिजर्व बैंक भी नहीं होगा, भारतीय बैंक का संघ भी नहीं होगा। भारत में सहयोग निधियों की सेबी करती है। डन। भारत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI सेबी सहयोग निधियों यानी म्यूचुअल फंड का नियमन करती है। सेबी मूलतः एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 12 अप्रैल 1988 को की गई। बाद में 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इस अध्यादेश को 4 अप्रैल 1992 को संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में स्थापित है। सेबी शेयर बाजार में चलने वाले वृहद कारोबार को नियंत्रित और विनियमित करती है। इसके लिए निर्धारित किए गए प्रमुख कार्यों में म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजनाओं को पंजीकृत करना और इसका नियमन करना भी शामिल है। ठीक, देन आता है क्वेश्चन नंबर 254, सेबी अधिनियम पारित हुआ। सेबी अधिनियम की बात करें, देखो इसकी स्थापना की साथ साथ ही इसके उसकी बात हो रही है। स्थापना हुई है इसकी 1988 में, लेकिन इसके बारे में जो बात की गई थी वो कब की गई थी, सेबी की स्थापना के बारे में जो बात की गई थी वो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की बात की गई थी आई थिंक इसको जो वो दिया गया 1992। ठीक है, तो सेबी अधिनियम जो पारित हुआ है वो 1992 में हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 255, निम्नलिखित में कौन सा भारत में शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है। अब इसके बारे में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही हुआ, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। पहले शेयर एक्सचेंज पढ़ता था पर ये सिक्योरिटी होता है, तो आप लोग भी याद रखना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी। 256, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है। अगेन वही बात आ गई कि कौन है जो शेयर बाजार के बारे में जब भी मेन की बात आएगी तो वो हमेशा से कौन रहेगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 257, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं। तो पूंजी बाजार को हम लोग शेयर बाजार भी कहते हैं ना, शेयर मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट। तो इसकी पुनरावृत्ति घोटाले वगैरह को रोकने के लिए, स्कैम 1992 वाला, इन सबको रोकने के लिए किसकी स्थापना की गई, सेबी की स्थापना की गई। 1995 2005 दोनों का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना मैं उनके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो पता ही है ना किसी भी। अब आरबीआई के, एसबीआई के, आईसीआईसीआई के, इनके भी कार्य बताओ, जो पता है कि यहाँ पर बात ही पूंजी बाजार वाली बात हो रही है। ठीक है, 258, निम्नलिखित में कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित करने से संबंधित है, सेबी होगी, ज्यादा सोचना नहीं। सेल तो होगा नहीं, स्टील अथॉरिटी का क्या ही कर लोगे तुम। सिडबी डेवलपमेंट बैंक है तो ये हो ही नहीं सकता, तो हमारा सीधा सीधा बी करेक्ट आंसर है, सेबी है। 259, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों
यानी कि FII द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। यानी एक तो होता है कि पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, पंजीकृत होते हैं, एक होते हैं जो पंजीकृत नहीं होना चाहते, तो वो क्या करेंगे जिससे वो भारतीय स्टॉक का डायरेक्ट हिस्सा बन जाए। तो उनको जो है ना बेसिकली जमा प्रमाण पत्र नहीं, वाणिज्यिक पत्र नहीं, वचन पत्र नहीं, उन्हें सहभागिता पत्र यानी पार्टिसिपेटरी नोट दिया जाता है। 2019 का क्वेश्चन काफी करंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। सेबी के तहत पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए सहभागिता पत्र यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट, जिसको हम लोग शॉर्ट में P नोट भी कहते हैं, जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 260, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति विषय में गलत है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उदय कोटक कमेटी थी क्या, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको पूरा पूरा। यह समिति सेबी द्वारा गठित की गई थी, नहीं के बारे में गलत है, नहीं बिल्कुल की गई थी, सेबी के द्वारा गठित की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका संबंध निगमीय परिशासन से है, हाँ ये भी है, बिल्कुल सही है। इसने संस्तुति की थी यानी सिफारिश की थी कि कंपनी बोर्ड में कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, ये बात भी सही है। इसकी सिफारिश थी, इसने संस्तुति की कि अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक पद पर एक ही बने रहना चाहिए, ये बात गलत है, ये इसने नहीं कहा था कि अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक के पद एक ही बने रहने चाहिए, कि अध्यक्ष जो हो वही प्रबंधक भी हो, तो ये बात इसने नहीं बोली थी, ये बात गलत है। भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं के कॉर्पोरेट नियमन प्रशासन के सुधार की सिफारिशों के लिए सेबी ने जून 2017 में कोटक समिति का गठन किया था। उदय कोटक की अध्यक्षता वाली समिति ने कंपनी बोर्ड का संचालन करने वाले नियमों, पारदर्शिता एवं खुलासे से संबंधित अनुमानों और संबंधित पक्ष के लेन देन के परीक्षण जैसे मसलों को लेकर कई सुधारों की अनुशंसा की। इस समिति के प्रमुख संस्तुतियों में सूचनाबद्ध कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के पदों को पृथक किया जाने की, एक नहीं अलग अलग करने की, और कंपनी बोर्ड के कम से कम आधे सदस्यों के स्वतंत्र निदेशक होने की शामिल की गई, ये अनुशंसा यानी कि ये सिफारिश इन्होंने की थी। तो तीसरा तो सही था, डी हमारा गलत था। ठीक है, 261, किसी बैंक और गैर बैंकीय वित्तीय संस्था यानी कि NBFI नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में अंतर क्या है, यानी बैंक और नॉन बैंक के बीच में क्या संस्था है। बैंक अपने ग्राहकों के साथ सीधा व्यवहार करता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था बैंकों और सरकार के साथ आदान प्रदान करती है। नहीं, ये अंतर नहीं, वो भी डायरेक्ट करती है। बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकीय वित्तीय संस्था मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है। हाँ ये है, अंतर है ये। बैंक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के ग्राहकों से लेन देन करता है, जबकि गैर बैंकीय वित्तीय संस्था का संबंध मूलतः केवल विदेशी कंपनियों के वित्त से होता है ना, ये भी नहीं है। बैंक की मुख्य रुचि केवल व्यावसायिक लेन देन तथा बचत निवेश के क्रियाकलापों की सहायता देने में होती है, जबकि गैर बैंकिंग संस्था की मुख्य रुचि मुद्रा के स्थिरीकरण से होती है ना, बिल्कुल नहीं। तो इस हिसाब से बी करेक्ट है, ओनली बी ही हमारा करेक्ट आंसर है कि यस, जो बैंक होता है वो ग्राहकों की सभी श्रृंखलाओं के साथ अपने क्रियाकलाप करता है, जबकि नॉन बैंकिंग जो होती है वो ज्यादातर बड़े उद्यमों के साथ ही लेन देन करती है। ओके, बी करेक्ट है। बैंक वित्तीय व्यवस्था में संचालन के साथ साथ राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाणिज्यिक बैंक इस श्रेणी में मुख्य रूप से आते हैं। दूसरी ओर गैर बैंकीय वित्तीय संस्थाएं सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती तथा व्यवसायिक दृष्टि से अधिकाधिक लाभ की आकांक्षा से कार्य करती है। यह बड़े उद्यमों को समय समय पर ऋण उपलब्ध कराकर उनका सहयोग करती है। तो वही वाली बात होगी कि ये इसी से करता है, तो मेन फर्क वही है। ठीक है, चलो ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 262, भारत में गैर बैंकिंग कंपनियां यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचारों पर कर लेते हैं विचार। यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते। किसने कहा? बिल्कुल ले सकते, ये तो गलत है पॉइंट।
यह बचत खाते की तरह मांग निक्षेप यानी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते। सही बात है, नॉन बैंकिंग है ना, तो ये डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। तो केवल सेकंड सही है, ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था एनबीएफसी बचत खाते की तरह मांग निरपेक्ष यानी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते, यद्यपि ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग ले सकते हैं। अतः कथन दो सही है, जबकि कथन एक गलत है। अब बोला यूनियन ट्रस्ट यूटीआई का उद्देश्य क्या है, 263 क्वेश्चन नंबर, अपनी आय का लाभ लघु नियोजकों को प्रदान करना। ओके, धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, लोगों की बचत को एकत्र करना, उपयुक्त सभी। तो इसके तो सारे ही यूटीआई के सारे काम। देश में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लघु बचतों का देश के औद्योगिक विकास हेतु सदुपयोग करने के उद्देश्य से वर्ष 1964 में यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई फरवरी में, ठीक है। इसके उद्देश्यों में लोगों की बचत को एकत्र करके उसे औद्योगिक विकास के संवर्धन हेतु विनियोजित करना तथा अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना शामिल है। 1 फरवरी 2003 को यूटीआई का औपचारिक रूप से विभाजन हो गया। यूटीआई 1 को यूएस 64 सहित उन सभी 26 योजनाओं को सौंपा गया जिसमें सुनिश्चित प्रतिफल का आश्वासन निवेशकों को दिया गया, और यूटीआई 2 में सेबी के नियमों के तहत म्यूचुअल फंड के रूप में कार्य करती रहेगी। तो यूटीआई 2 जो है वो म्यूचुअल फंड में बात करेगी, जबकि यूटीआई 1 जो है उसके अंदर गारंटी बोल दिया जाता है कि भैया इससे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 264, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा फंड कौन सा है। तो हमने अभी पढ़ा ना कि यूटीआई म्यूचुअल फंड के रूप में कार्य करती रहेगी, बटने के बाद बोला है 2003 में, तो करती रहेगी इसका मतलब पहले भी करती थी, तो बस समझ लो यहीं से, और 1964 से करती हुई आ रही है। तो म्यूचुअल फंड के लिए सबसे बड़ा हमारे यहाँ है वो यूटीआई है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही है। 1 फरवरी 1964 को स्थापित यूटीआई प्रश्नकाल में यानी 1995 के टाइम पे भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन था। वर्तमान में प्रबंधित राशि के संदर्भ में आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, हाँ प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई नहीं सिर्फ आइडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। क्वेश्चन नंबर 265, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, पब्लिक डेब्ट और लोक राजस्व, इनमें से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। तो मौद्रिक नीति का घटक नहीं है या है, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रहा हूँ क्या पढ़ रहा हूँ। उपयुक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है, हाँ ठीक है। तो बैंक दर और खुले बाजार की क्रियाएं तो है, पब्लिक डेब्ट नहीं है, पब्लिक डेब्ट और लोक राजस्व नहीं है, तो पहला और दूसरा है, तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बैंक दर और खुले बाजार की कार्यवाही ओपन मार्केट ऑपरेशन मौद्रिक नीति के घटकों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 266, निम्नलिखित में से कौन एक से भिन्न है। यूटीआई, कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश राज्य वित्त नियम। तो देखो वैसे अगर मैं बोलूं अन्य से भिन्न है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे के सारे तो म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करते ही करते हैं, इसीलिए दिक्कत है। प्रश्नकृत चारों विकल्पों में किसी ना किसी आधार पर अन्य तीन से भिन्नता है। यूटीआई जहां एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, वहीं तीनों वित्तीय उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं। कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज है जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केनरा बैंक की अनुषंगी कंपनी है, वहीं अन्य तीन स्वायत्त संस्थान है। इसी प्रकार स्टेट बैंक जो है एक वाणिज्यिक बैंक है और इस रूप से अन्य तीनों पृथक हो जाते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य वित्त नियम जहां राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है, वही तीनों संस्थान केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। तो यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक चीज सब में कॉमन है, सब एक दूसरे से अलग ही है, तो इनमें से कौन सा ही करेक्ट बोल लोगे, है ना। अगर मतलब कॉमन रखने का बेस क्या बनाओगे, तो बेस ही नहीं है इस क्वेश्चन में कि कॉमन कौन से आएगा, ठीक है। हालांकि मेरे को लग रहा है उत्तर प्रदेश वालों ने तो लास्ट वाले किया होगा क्योंकि क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का ही आया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 267, वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है।
वाणिज्यिक प्रपत्र जो होता है वो किसके साख का काम करता है? वाणिज्यिक बैंक के लिए, कॉर्पोरेट उद्योगों के लिए, लघु उद्योग के लिए या विदेशी बैंक के लिए? तो वाणिज्यिक प्रपत्र जो है वो कॉर्पोरेट निगम उद्योगों के लिए साख का स्रोत है। ठीक है, वाणिज्यिक प्रपत्र कॉर्पोरेट निगम उद्योगों के लिए साख का स्रोत होता है। भारत में वाणिज्यिक प्रपत्रों का चलन वर्ष 1990 से है। यह प्रपत्र एक प्रकार की प्रोमिसरी नोट होते हैं जिसकी परिपक्वता अवधि निर्गमन तिथि से 7 दिन से 1 वर्ष के बीच होती है, यानी बेसिकली शॉर्ट टर्म होते हैं, 7 डेज से 1 ईयर, इसके बीच में आपको इसको चुकाना होता है। एक प्रोमिसरी नोट की तरह ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, कंपनी अंश शेयर पर मर्यादित लिमिटेड होने का अर्थ है। कंपनी अंश शेयर पर मर्यादित यानी लिमिटेड होने का अर्थ क्या है? निवेश राशि सीमित होना, सीमित धारकों का होना, धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना, या फिर उपरोक्त सभी? नहीं, तो निवेश राशि सीमित होना ये नहीं है, सीमित धारकों की संख्या भी नहीं है। ये जो लिमिटेड है ना, ये लिमिटेड लाइबिलिटी को दिखाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि जो कंपनी है उसके उत्तरदायित्व जो है वो सीमित है, जो धारक होंगे उनके उत्तरदायित्व सीमित होंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। फर्म या कंपनी जो इस रूप से ऑर्गेनाइज्ड हो जिसमें शेयर धारकों अथवा स्वामित्वों का दायित्व सीमित होता है उसे लिमिटेड कंपनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, निम्नलिखित में से कौन सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? साझेदार 20 से कम होने चाहिए, साझेदारी और प्रबंधन अलग अलग होने आवश्यक नहीं है, आंतरिक प्रशासन साझेदारी के बीच आपसी सहमति से विनिश्चित किया जा सकता है, और यह शाश्वत उत्तराधिकारी से परिपूर्ण निगमित निकाय है। तो इनमें से जो इसकी विशेषता नहीं है वो यही नहीं है कि 20 से कम होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है। साझेदारी और प्रबंधन अलग अलग होना आवश्यक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। आंतरिक प्रशासन साझेदारी के बीच आपसी सहमति से विनिश्चित किया जा सकता है, और ये शाश्वत उत्तराधिकारी से परिपूर्ण निगमित निकाय, यानी कि ये नहीं होता कि भैया जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें। तो सीमित देयता साझेदारी फर्म में साझेदारी और प्रबंधन अलग अलग होना आवश्यक नहीं है। इसमें आंतरिक प्रशासन साझेदारी के बीच आपसी सहमति से विनिश्चित किया जा सकता है तथा यह शाश्वत उत्तराधिकारी से परिपूर्ण निगमित निकाय है। इसमें अधिकतम भागीदारों की संख्या पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, और वहां पर क्या बोला होता है 20, इसीलिए ये जो होगा वो अलग उत्तर होगा। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 270 की बात करते हैं। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जो जारी किए गए थे यूएस डॉलर में, पाउंड में और किस में? तो रिसर्जेंट बॉन्ड जो है वो जारी किए थे जर्मन मार्क में। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने 5 अगस्त 1998 को 5 वर्ष की अवधि वाला रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड 3 विदेशी मुद्रा यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, ड्यूश यानी कि जर्मन मार्क में जारी किया था। यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और ड्यूश मार्क यानी जर्मन मार्क में जारी किया था। ओके, सो दैट्स बीन सेड। आज हम लोगों ने फिर से 231 से स्टार्ट किया था और 270 पे आ गए। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने आज फिर से कर लिए। अप्रोक्सीमेटली 44-45 मिनट्स की वीडियो बन गई है ये, तो इसलिए आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों वेट कर रहे हो अब तक, इस रेड वाले बटन को सब्सक्राइब करो ना। और अगर आपको लगता है कि आपको फ्रेंड्स को भी ये देखना चाहिए और लोगों तक भी हमारी पहुंच बननी चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, कोई कंप्लेन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं अपने वीडियोस को और ज्यादा अच्छा बना सकूं। बाकी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।